हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज आएगी पीसीएस पर। और मैं राहुल कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यानी कि भारतीय इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तर, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और आपका रेस्पॉन्स रहा तो हम इस क्लास को लगातार कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिए हमसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातचीत न करते हुए। अपनी तैयारी को बहुत ही धारदार तरीके से एक सही दिशा दीजिए और जुड़े रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए स्टार्ट करें क्लास को। तो भारतीय इतिहास वैकल्पिक प्रश्नोत्तर, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों टॉपिक पर बातचीत करेंगे हम बारी बारी से। परंतु आज हमारा केवल प्राचीन पर फोकस रहेगा। 25 क्वेश्चन प्राचीन के, पहले प्राचीन खत्म करेंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे हम। आपका बस हमें क्या चाहिए, साथ चाहिए और आपका रेस्पॉन्स चाहिए कि क्लास आपको पसंद आती है, बढ़िया है, कंटेंट बढ़िया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो प्राक ऐतिहासिक काल, पहला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है ये। शल्य औजारों का उपयोग तो सही, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कथन है हमारे पास, अगला चेक करेंगे। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण कहते हैं शरीर के अंग को बदलना। जैसे मान लीजिए मेरा हृदय खराब हो जाए या मेरा फेफड़ा खराब हो जाए तो मैं उसको क्या करवा रहा हूँ, बदलवा रहा हूँ। ये होता है अंग प्रत्यारोपण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। उस टाइम तक ये पद्धति हमारे देश में या हमारी तीसरी शती में नहीं हुई थी। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। कोण के ज्या का साइन का मान ज्ञात हो चुका था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अगला, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। किसकी बात कर रहा है, सातवीं की। तो चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 3 4, ये 1 और 3 4 हमारे कथन सत्य हैं। तो केवल 1 2 बिल्कुल गलत, केवल 3 4 बिल्कुल गलत, केवल 1 3 4 बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, केवल 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, यानी किस दिशा में दफनाते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप बताइए जल्दी ध्यान से। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका ये भी गलत हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं, और पश्चिम से पूर्व की ओर भी नहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल राइट आंसर आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्योंकि कोई भी आदमी जब उस टाइम मरता था तो क्या होता था, उसका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ कर दिया करते थे। पैर कहाँ कर देते थे, दक्षिण की तरफ पैर कर दिया करते थे, दक्षिण की तरफ। ये हो गए इसके पैर दक्षिण की तरफ, ऐसे इस तरह से दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो राइट आंसर आएगा मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले जो है क्या, पशुपालन के प्रारंभ या पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें। तो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं हमें राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। भीलवाड़ा स्थान से मिलते हैं, भीलवाड़ा से। और आजमगढ़, होशंगाबाद,
आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद, आदमगढ़ होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ये एमपी में पड़ता है आदमगढ़ होशंगाबाद, बागोर राजस्थान में पड़ता है। तो यहीं से हमें क्या मिलते हैं? प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। और पहली धातु पूछ ली जाए या पहला औजार पूछ लिया जाए, तो पहली धातु तांबा, और पहला औजार पूछ लिया जाए तो क्या था? कुल्हाड़ी था। और कहाँ से मिले हैंडेक्स के साक्ष्य? तो कर्नाटक के पल्लवरम से, कर्नाटक के पल्लवरम से मिले हैं। और आपसे पूछ ले जाए कि भारत में मनुष्य के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, हथनोरा से, मध्य प्रदेश हथनोरा से प्राप्त हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिए आप, कभी भी कहीं भी पूछ सकता है और यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान से इस क्लास को कीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि खाद्यान्नों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, खाद्यान्नों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो खाद्यान्नों के साक्ष्य कहाँ से मिले? नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों के साक्ष्य कहाँ से मिले बताइए आप। तो आपको याद रखना है रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल। रंग से रंगपुर और लो से लोथल चावल, यानी कि रंग लो चावल से हो गया कि रंगपुर से और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर से और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और आपसे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य की खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने खोज की थी। नर्मदा घाटी हथनोरा, नर्मदा घाटी हथनोरा से साक्ष्य की खोज की थी। और किसने करी थी? अरुण सोनकिया ने खोज करी थी। अरुण सोनकिया ने खोज की थी। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने बताया भी आपको क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। और ये देख लीजिए आंसर भी रहा ऑप्शन नंबर आंसर ए। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? वन्य धान का प्रमाण, तो वन्य धान का प्रमाण मिला था चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से मिला था। चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ लिया जाए आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज, तो आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार यानी कि आग की खोज पूरा पाषाण में, और पशुपालन मध्य पाषाण में, और आग की खोज पूरा पाषाण काल में, पशुपालन मध्य पाषाण काल में, कृषि और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। याद रखिएगा, ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। तो राइट आंसर जाएगा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है। सराय नाहर राय और मदहा संबंधित है। सराय नाहर राय और मदहा संबंधित है। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से। विंध्य कहाँ मिलता है? विंध्य कहाँ मिलता है जरा बताइए? राजस्थान में विंध्य पर्वत है। राजस्थान में विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, ये भी राजस्थान में विंध्य पर्वत। तो हमें सराय नाहर राय को याद रखना है। सराय नाहर राय और मदहा यूपी में पड़ता है। यूपी में प्रतापगढ़ यूपी में पड़ता है। तो उसी से हमारा रिलेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा दोनों। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से, तो नव पाषाण में नहीं हुआ था। सराय नाहर राय का खोज कहाँ हुआ था? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से मिलता है इसका। तो गंगा नदी घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से क्या मिलते हैं? सराय नाहर राय, मदहा। और यहीं इन दोनों से ही हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा, सराय नाहर राय और मदहा से क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं। किसके उपकरण मिले हैं? हड्डी के उपकरण मिले हैं।
और मदहा से झील मिली है, पूछड़ खाना मिला है, कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? मदहा से झील मिली है, पूछड़ खाना मिला है, कब्रिस्तान मिला है। और सराय नाहर राय से क्या मिला है? तो यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा ध्यान से, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की क्लास का। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला सवाल की। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पूर्व पाषाण काल से। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यह हम बात कर रहे हैं पूर्व पाषाण काल की। याद रखिएगा किसके काल की बात कर रहे हैं? पूर्व पाषाण काल की। तो वह पोलिसदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता रहा। यार पोलिसदार कहाँ से आ जाएगा यार यहाँ पर? तो पोलिसदार का नहीं करेगा बिल्कुल भी। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कोर उपकरणों का, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। किसका करता था? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो याद रखिएगा कि इसका जो हो जाएगा आंसर, ये पहला तो हो जाएगा गलत, पोलिसदार नहीं। वह पशुपालक था। पूर्व पाषाण काल में पशुपालक कहाँ से आ गया? मध्य पाषाण काल में पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। वह लघु पाषाण काल के उपकरणों का प्रयोग करता था, लघु पाषाण काल का नहीं करता था। वह करता था कोर उपकरणों का उपयोग करता था पूर्व पाषाण काल में। तो आंसर जाएगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। तो पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, लोह काल से। तो देखो ध्यान से सुनना, ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। तो दक्षिण भारत में क्या जाएगा? लोह काल से हो जाएगा। लोह काल से प्राप्त हुई थी क्या? वृहद पाषाण संस्कृतियां। आगे बात करेंगे, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। दक्षिण भारत का जब बात करें तो हमें क्या करना है? ऑप्शन लगाना है लोह काल। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन लगाना है लोह काल। आगे आंसर, अगला सवाल, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। वृहद स्मारकों की पहचान की गई, किसके बारे में की गई? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान। अब आपने ज़्यादातर देखा होगा पहले के जितने भी स्मारक हैं, वृहद स्मारक जितने भी स्मारक हैं, वो क्या है? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, यानी कि उनके ऊपर क्या बना दिया गया है? उनका कुछ ना कुछ जिससे उनकी पहचान रही वो बना दिया गया है। तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई। अब एक क्वेश्चन आपको मैं और बताता हूँ, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? अब आपसे अगर पूछा जाए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, तो याद रखेंगे कि एक ही कब्र में 3, यानी कि उस कब्र में क्या है? दम है, दम है, दम है, क्या है? दम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दमदमा हो जाएगा। एक ही कब्र से 3 समाधान मिले हैं, तो ये हो जाएगा दमदमा। इसका राइट आंसर दमदमा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ आपको मैं बीच बीच में। तो इस क्लास को पूरी देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा बिल्कुल भी। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले, राख के टीले तो पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, कश्मीर घाटी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत, राख के टीले से संबंधित है दक्षिण भारत। अब आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, और जौ को क्या कहा जाता है? यव भी कहा जाता है। यव, याद रखिएगा, यव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संगन कल्लू, संगन कल्लू हो जाएगा, संगन कल्लू, संगन कल्लू, बुदिहाल, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी,
कोल्डी हवा से क्या मिले हैं? चावल के साग से मिले हैं, कोल्डी हवा से भी, चावल के साग से मिले हैं, कोल्डी हवा से भी, याद रखिएगा। और इसका आंसर जाएगा राख का टीला, संगन कल्लू से मिला है, राख का टीला नवपाषाणिक स्थल है। संगन कल्लू जो है राख के टीले के संबंध में नवपाषाणिक स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सिंघावल, सिंघावल एक पुरा स्थल है, सिंघावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का। तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का जो है क्या है, ये एक पुरा स्थल है सिंघावल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, बताइए जल्दी। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था कि शिकार खेलना ही उसका मानव का धंधा था। पशुपालन कब था, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन कब था, मध्य पाषाण काल में। कृषि कब था, नवपाषाण काल में। और मिट्टी के बर्तन बनाने चालू करे उसने नवपाषाण के बाद ही बनाने चालू करे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आप ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन होता है आप ऑप्शन से बना सकते हैं। भाई इसमें बात करी गई थी पूर्व पाषाण काल की, जब तो मानव कुछ जानता ही नहीं था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शिकार तो खेलता, पेट भरने के लिए शिकार खेलता था, शिकार खेलना इसका राइट आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया है कि रोबस ब्रूस फुट थे। रोबस ब्रूस फुट कौन थे, तो आप याद रखिएगा रोबस ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। आपसे पूछ ले जाए कि भीमबेटका खोज किसने की थी, तो वीएस वाकड़कर ने की थी। वीएस वाकड़कर। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा के निकट लघु, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई, लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं। लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियाँ किस काल की हैं, अल्मोड़ा के निकट लखू ओडियार। तो बेटा मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि हम जब बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, और जितनी भी ये लाल यानी कि मानव आकृतियाँ मिली हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि वैदिक काल इसका बिल्कुल नहीं हो सकता। कुषाण काल क्या है, कुषाण काल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं हम, पाषाण काल, पाषाण काल, ये चंद काल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, विशेष ज्ञान होता है क्या पर, इसका जरा ध्यान से कहिए ऑप्शन, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, काल मापन का, और संस्कृति के स्वरूप का और संस्कृति के काल मापन का। तो आंसर जाएगा संस्कृति के काल मापन का हो जाएगा आंसर। आगे बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण युग, ओल्ड स्टेन ओज, न्यू स्टोन एज, नवपाषाण युग और पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लोह युग। तो चालकोलिथिक कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को, चालकोलिथिक ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी आर.डी. साहनी ने। इसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। आगे अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। शिकार तो कर ही नहीं सकते आर्य लोग, शिल्पकर्म नहीं, व्यापार नहीं, तो कृषि बिल्कुल राइट आंसर, कृषि करते थे वे लोग। तो कृषि जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आएगा। भारत में किस शिलाश्रय से, भारत में किस शिलाश्रय से, भारत में किस शिलाश्रय से, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो घगरिया से, भीमबेटका से,
लेखैया से, आदमगढ़ से। तो दोस्तों मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था भीमबेटका से सबसे ज़्यादा शिलाश्रय प्राप्त हुआ, प्राचीन शिलाश्रय। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ये। और इसकी जो खोज किसने की थी भीमबेटका गुफाओं की? भीमबेटका की गुफा की खोज अरुण सोनकिया ने की थी। अरुण सोनकिया, याद रखेंगे, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, याद रखेंगे अरुण सोनकिया को। आगे याद रखेंगे, आगे मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष, गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले? गर्त मतलब कब्र में, कब्र के अवशेष कहाँ से मिले? तो बुर्ज से मिले हैं, गुफकर काल से मिले हैं, गुफकर काल से। कुछ ही महगढ़ा बिल्कुल नहीं, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 जो होगा वही आंसर जाएगा। 1 और 2 जिसमें भी है वही हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। भारत के अंदर यानी भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर से इसका साक्ष्य मिलता है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। आगे बात करेंगे ऑप्शन नंबर, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपसे फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, आप अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। हम इस क्लास को जारी रखें या बस यहीं रहने दें? अच्छी नहीं लगी आपको क्लास, कैसी लगी, सब अपने विचार जैसे भी हो। और वीडियो लाइक करनी है, अनलाइक करनी है, ये आपके ऊपर बात है। शेयर करनी है, ना करनी है, ये आपके ऊपर बात है। केवल हम मेहनत कर सकते हैं आपके साथ, बाकी काम आपको संभालना है। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये आज का सवाल आखिरी सवाल है। गर्त निवास निम्नलिखित में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास, गर्त निवास, गर्त, अच्छा गर्त निवास का मैं क्वेश्चन पीछे करा अभी, कश्मीर से मिलते हैं। गर्त निवास का मतलब गड्ढों में रहना। तो हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, मध्य घाटी का नहीं है, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का नहीं है, तो किसका है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का ये क्या है? एक तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। लास्ट में जाते जाते आपके लिए घर से एक सवाल है कि प्राचीन स्थायी जीवन के प्राण, प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने वीडियो पूरी देखी होगी। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण, प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।